Electric field due to time varying magnetic field is called induced electric field. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज होता है तो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड is called induced electric field. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का था, जबकि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है. इसकी जो जैसे इन जनरल हम कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती, जबकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइन से वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर सकती है. तो सेकेंड पॉइंट अपन कहेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is non-conservative in nature. नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो उस केस में ई डॉट डी एल क्या होगा, जीरो होगा किसी क्लोज लूप के जीरो. अलोंग. बट यहाँ पे अपन कहेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है. नेक्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड the field lines due to the field lines due to induced electric field can form a closed loop. अभी अपन कह रहे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करेंगे, तो उसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन करेंगे. हमारे पास एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक सर्कुलर रीजन है और उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है. इस टाइप से अपन कह रहे कि एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है. ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सपोज अपने को गिवन है P इक्वल्स टू अल्फा टी, मतलब टाइम के साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये अपन करें कि रीजन जिसकी डिस्टेंस या रेडियस आर रेडियस का रीजन है और अपने को पूछा गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड find the induced electric field at first R greater than R, second R equals to R and third R less than R. इन तीन डिफरेंट पॉइंट पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना. अभी देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, फैराडेज लॉ अपन यहाँ पे यूज करेंगे. तो केस वन अपन देख रहे हैं आर ग्रेटर देन आर. जैसे एक पॉइंट बेटा पी मैंने आउटसाइड द रीजन लिया, इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड फाइंड करना है. तो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप अपने एज्यूम किया और इस पॉइंट पर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, मतलब अपन कह रहे कि इस टाइप से एक डी एल एलिमेंट अपने लिया और डी एल एलिमेंट कहाँ पे होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में. टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों होगा,
क्योंकि अपन कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड बेटा इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब और फील्ड कहाँ पर है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक नॉर्थ पोल पास में आ रहा, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बेटा, तो इंड्यूस करंट की जिधर डायरेक्शन होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपन कह रहे कि करंट ये है फिर वो, से बताओगे एक बार? यस, हम कह रहे हैं इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, और टाइम के हाँ। साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो लेंस लॉ क्या कहता है कि करंट है वो उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी जिसके कारण वो उसके प्रोड्यूस होने की कोशिश हाँ। का अपोज करे। तो मैं ये कह सकता हूँ एक नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, उसके कारण फील्ड इंक्रीज होगा, तो ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो उसका अपोज होगा। हाँ। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि जो करंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस करंट फील्ड की अच्छा सर। डायरेक्शन में हाँ। प्रोड्यूस होगी। हाँ। तो अभी तो अपन कह रहे बेसिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के डायरेक्शन के लिए हमें पहले करंट की डायरेक्शन देखना है। यस, जो करंट की डायरेक्शन है वही ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन होगी। और हमें यहाँ पर आर ग्रेटर देन आर के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो केस वन अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। केस वन में अपन कह रहे हैं कि एट आउटर पॉइंट फॉर आर ग्रेटर देन आर, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपन कहेंगे क्लोज इंटीग्रल ई आई डॉट डी एल इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी डी टी के इक्वल होगा। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ई आई क्लोज इंटीग्रल डॉट डी एल करेंगे तो क्या मिलेगा, टू पाई आर, जो पी पॉइंट लिया सेंटर से वो अपन कह रहे कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो ई आई टू पाई आर इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी। और फाइव बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, बी की वैल्यू अल्फा टी, और एरिया अपने पास क्या होगा, तो जिसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, तो फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो पाई आर स्क्वायर एरिया के अंदर है। तो यहाँ से अपने को मिला ई आई टू पाई आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल्फा विथ माइनस, और ये अपने को अल्फा मिला, डी टी बाई डी टी वन के इक्वल हुआ। मीन्स पाई से पाई बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई दैट विल बी इक्वल्स टू एल्फा आर स्क्वायर, एल्फा आर स्क्वायर अपॉन टू स्मॉल आर के इक्वल होगा। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। नेगेटिव साइन केवल इसके इंड्यूस होने की डायरेक्शन को बताएगा। ये केस वन है, ई आई इक्वल्स टू माइनस एल्फा आर स्क्वायर अपॉन टू आर के इक्वल होगा। अभी अपन केस टू देखते हैं। केस टू, एंड केस टू में अपन कहेंगे कि एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर की अगर अपन बात करें, ये जैसे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, यहाँ पे जस्ट आर इक्वल्स टू आर पे अपने को फाइंड करना है। इस पॉइंट पे अपने लेंथ एलिमेंट लिया, तो डी एल कहाँ पे होगा, टेंजेंशियल, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी टेंजेंशियल होगा। अभी हमने कहा फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा, और ये टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू अल्फा टी के इक्वल दिया हुआ है। इसके लिए बेटा अपन कहेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ई आई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। और ये अपने को मिला ई आई, इसको अपने का ई आई इंटू टू पाई कैपिटल आर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से कैपिटल आर के इक्वल होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टी बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इंटू टी है, एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपने को मिला ई आई, ये टू पाई आर इक्वल्स टू माइनस अल्फा पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, मीन्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड
वो हमें मिला -α/r/2 के इक्वल होगा। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R के इक्वल होगा। अगर मैं इसके इनर पॉइंट पे फाइंड करता हूँ केस 3 में अपन कहेंगे एट r लेस देन r, जो रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर किसी पॉइंट पर अपने को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जैसे टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डिस्टेंस थीटा r है, इस रीजन की रेडियस, और ये अपन कह रहे कि एक पॉइंट P है जो इनर पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप अपने एज्यूम किया, डायरेक्शन बेटा dl की डायरेक्शन e की डायरेक्शन में होगा ei, और यहाँ से अपन कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ei डॉट dl, ये फैराडेज लॉ है, इक्वल्स टू -d∅b/dt। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं ei इंटू 2 स्मॉल r, और यहाँ से हमने लिखा -d/dt, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इंटू टी, और एरिया पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि अभी हम इस एनक्लोज्ड एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला ei इंटू 2πr इक्वल्स टू -α पाई इंटू r स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल आउट, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट, मीन्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है एट इनर पॉइंट, वो हमें मिला α/r/2 विथ माइनस। नेगेटिव साइन केवल लेंस लॉ को शो करता है। तो ये अपने पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट पर होगा। अगर इसका अपन ग्राफ प्लॉट करें तो देखो ग्राफ कैसा मिलेगा, ये जैसे फील्ड एक्सिस है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस r है, ये अपन कह रहे कि r इक्वल्स टू r लेस देन r और r ग्रेटर देन r। जैसे हमने कहा कि जस्ट आउटर पॉइंट पर, रीजन के आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी तो हमें मिला -α/r² के इक्वल होगा। फिर सरफेस पर वो अपने पास था -α/r/2। फिर इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट इज -α/r/2 के इक्वल होगा। जब अपन r इक्वल्स टू r कहेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ये फील्ड इंटेंसिटी r लेस देन r के लिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर r ग्रेटर देन r के लिए हाइपरबोला, ये हाइपरबोला हो गया। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, रेक्टेंगल हाइपरबोला होगा। ये फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी α/r/2 जो मैक्सिमम है। इस टाइप से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होगा के अक्रॉस। जो PQ कंडक्टिंग रॉड है उसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द रॉड वो अपने को L गिवन है, ये इसकी लेंथ L गिवन है। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पहले तो अपन देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, और उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक थीटा एंगल पर, यहाँ से एक थीटा एंगल पर, ये जैसे एंगल थीटा है, और थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट लिया। ये हमने थीटा एंगल पर डी थीटा एक एंगल एलिमेंट लिया, और एंगल एलिमेंट में अपन देखे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से होगा बेटा, सर्कुलर रीजन में टेंजेंशियल होगा। इस पॉइंट पे बेटा अपन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। ये फील्ड है बेटा। यहाँ पर अपन कह रहे कि फील्ड टेंजेंशियल होगा बेटा, इस पॉइंट पे फील्ड टेंजेंशियल। तो सपोज अपन कह रहे हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है। अभी ज्योमेट्री अप्लाई करें अपन यहाँ पर, ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास थीटा के इक्वल होगा, ये एंगल थीटा हो गया। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो लेंथ है वो लेंथ सपोज अपन क्या, इसकी जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अपने पास क्या होगा, तो डी एक्स इक्वस टू आर थीटा कह सकते हो बेटा। और हमें लेंथ ये चाहिए, ये जो लेंथ है वो हमें चाहिए, तो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ कितना होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज ये लेंथ डी एल के इक्वल है बेटा। और इसको अगर बाई ज्योमेट्री अपन देखें तो डी एल ये बेटा कॉस थीटा, और वो अपन कह रहे कि इसकी आर्क लेंथ डी एक्स के इक्वल होगा, और डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, आर थीटा के इक्वल बेटा। तो ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर, सॉरी ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, और हम यहाँ पर किसी मोमेंट पर बेटा इस डिस्टेंस को अपन ये मैंने आर इसको ऑलरेडी ले लिया, इसकी आर की जगह बेटा इसको ए ले लेते हैं, इसको ए ले लिया, और ये मैंने आर ले लिया। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि आर थीटा के इक्वल होगा। आर के इक्वल टू बेटा अपन लिख सकते हैं एंगल, अब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है बेटा। तो अपन कह रहे आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, आर थीटा के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे डीएल की रिक्वायरमेंट है, तो डीएल इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, आर थीटा सेक थीटा, आर थीटा सेक थीटा, ये डीएल की वैल्यू होगा। डीएल अपने को मिला आर थीटा सेक थीटा के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूज करना है, और देखो अभी ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा इधर होगा, और फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो अपन कह रहे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो फील्ड बेटा कहाँ पर है, पी। तो हम कहेंगे कि ये वाला पी टर्मिनल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्यू पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, पी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा, जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है वहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा, तो ये पी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर मैं जो एलिमेंट डी एल है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा देखता हूँ डी वी, तो वो किसके इक्वल होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ई आई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, मतलब डी एल और उसके बीच का एंगल बेटा कितना हो गया, कॉस थीटा के इक्वल होगा, ई आई डी एल कॉस थीटा। ये अपन कह रहे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी डी एल की वैल्यू बेटा यहाँ से अपन रखें, तो देखो अपने को क्या मिला, डी वी इक्वल्स टू ई आई आर थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें कितना मिला, डी वी इक्वल्स टू बेटा ई आई आर थीटा के इक्वल मिलेगा। और यहाँ से सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे डी थीटा एक टर्म आएगी, ये बेटा टर्म डी थीटा आएगी, क्योंकि जो आर्क हैं डी थीटा हैं दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन आर के इक्वल कहेंगे। तो डी एक्स को अपन लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू आर डी थीटा बेटा। तो यहाँ से अपन आर डी थीटा कहेंगे, मीन्स यहाँ से ये जो थीटा है उसको अपन लिखेंगे आर सेक थीटा डी थीटा, और यहाँ पे अपने लिखा ई आई डी एल, और ये अपने पास डी थीटा कॉस थीटा सेक थीटा से कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये बेटा अपने को मिला ई आई आर डी थीटा के इक्वल होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे ई आई फाइन करना बेटा, और ई आई फाइन करने के लिए अपने पास क्या टूल है, तो मैं ये कह सकता हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अपने को फाइंड करना, तो वही फैराडेज लॉ क्लोज इंटीग्रल बेटा, और उसको अपने लिखा ई आई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी के इक्वल होगा। या अपन कह सकते हैं कि आर डिस्टेंस पर उठा फील्ड, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ,
इसी फॉर्मूले से जो अपने डिराइव किया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, उस रिजल्ट को अपन डायरेक्टली देखे तो इनर पॉइंट पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी वो क्या था, माइनस डी अल्फा, और ये अपने पास कैपिटल आर, सॉरी माइनस अल्फा अपॉन 2r, माइनस अल्फा अपॉन 2r बेटा। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिला था। ये देखो बेटा, इनर पॉइंट पर अपने फील्ड इंटेंसिटी देखा था और फील्ड इंटेंसिटी ये वाला रिजल्ट अपने को मिला था, माइनस अल्फा आर अपॉन 2। यही रिजल्ट अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि डी वी दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमें मिला माइनस अल्फा अपॉन 2r, और ये बेटा अपन कह रहे कि r इंटू डी थीटा। r से r बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं माइनस अल्फा बाई 2 डी थीटा के इक्वल होगा। अभी देखो डी थीटा को अपन गिवन क्वांटिटी में अगर रखे तो वो अपने को क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे लेंथ के टर्म्स में बेटा यहाँ पे देखना है। तो एक मिनट, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया। डी वी इक्वल्स टू बेटा अल्फा बाई 2, ये अपने पास a इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। अभी मुझे टोटल बेटा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डी वी ये बेटा अपने पास है अल्फा बाई 2 a इंटू डी एक्स के इक्वल होगा, अल्फा बाई 2 a इंटू डी एक्स। अभी देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो अपन कह रहे कि जब x इक्वल्स टू बेटा माइनस एल बाई 2 है तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी क्यूब। और x इक्वल्स टू एल बाई 2 है तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वीपी, क्योंकि रॉड की लेंथ बेटा कितना है, एल है। तो यहाँ से अपने को मिला वीपी माइनस वी क्यू इक्वल्स टू एल्फा बाई 2 ए इंटू बेटा डी एक्स का x हो गया, और x की वैल्यू माइनस एल्फा बाई 2 टू प्लस एल्फा बाई 2, सॉरी एल बाई 2 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू इक्वल्स टू हाफ एल्फा ए और एल बाई 2 माइनस ऑफ माइनस एल बाई 2, तो प्लस एल हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं हाफ एल्फा बेस ए इंटू एल के इक्वल होगा। ये वी पी माइनस वी क्यू होगा। रॉड के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस टाइप से अपन फाइंड करेंगे। अब ये फॉर्मूला है, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे कि बार बार अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसका शॉर्टकट अपन कैसे यूज करेंगे, तो उसको नोट के फॉर्म में अपन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन कहेंगे जब भी अपन कह रहे कि इस टाइप से एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जैसे एक कंडक्टिंग रॉड है, इस कंडक्टिंग रॉड जो सेंटर से किसी डिस्टेंस a पर रखी गई है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस a है, ये सेंटर है, इसकी डिस्टेंस a है, और लेंथ बेटा l के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और अपनी को जब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो पहले तो अपन कह रहे कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो वो पोटेंशियल उसका ग्रेटर होगा, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे पोटेंशियल। तो एक तो हमें ये रिजल्ट मिल गया Vp ग्रेटर देन Vq होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पूछा जाए Vp माइनस Vq, तो हम इसको लिखेंगे dB बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। एरिया कौन सा बेटा, अपन कह रहे कि सेंटर से दोनों टर्मिनल को अपने मिला दिया, तो जो ये वाला एरिया है, एरिया एनक्लोज, वो अपन कह रहे कि यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या बन रहा है बेटा, ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है एल, हाइट कितना बेटा ए के इक्वल है। देखो सेम रिजल्ट मिला प्रीवियस प्रॉब्लम में, डीवी बाई डी टी हमें क्या मिला था बेटा, क्या दे रखा था, एल्फा टेस्ला पर सेकेंड, वो वैल्यू अपन रख लेते, तो अपना आंसर मिला हाफ एल्फा एल इंटू ए। ये बेटा इसका शॉर्टकट हो गया।
जब भी अपन कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम कहेंगे dB बाई डी टी इंटू एरिया बेटा, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और dB बाई डी टी जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो वो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा। अभी देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने को पूछा गया था, ये जैसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ इस डायरेक्शन में है और dB बाई डी टी वो हमें अल्फा टेस्ला पर सेकेंड दे देगा। टाइम के साथ में बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। एक कंडक्टिंग रॉड इस टाइप से रखी गई है कि वो उसके सेंटर से पास हो, इस टाइप से एक कंडक्टिंग रॉड रखी गई है। यहाँ का पोटेंशियल बेटा अपन सॉरी ये एंड पी है और इसको अपने क्यू का, और इसकी लेंथ बेटा तो लेंथ है बेसिकली इसकी डायमीटर के इक्वल होगा, 2r के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड Vp माइनस Vq, P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके टर्मिनल के अक्रॉस, वो अपने को फाइंड करना है। बताओ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे अपन कह रहे एरिया एनक्लोज बेटा क्या है, जीरो है, तो Vp माइनस Vq इक्वल्स टू जीरो के इक्वल। अभी देखो कंसेप्ट पता है तो अपने लिए प्रॉब्लम एकदम इजी हो गई, अगर कंसेप्ट पता नहीं होता तो अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। ये एडवांस का कंसेप्ट है बेटा, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन अपन देख रहे हैं और एलसी ऑसिलेशन के अंदर जैसे हम कह रहे टी इक्वल्स टू जीरो पर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, उसका चार्ज क्यू नॉट था, और जब चार्ज कैपेसिटर है वो एक बैटरी की तरह काम करेगा तो इस कैपेसिटर की जो एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी है उससे ये इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि t इक्वल्स टू टी बाई फोर में कैपेसिटर की पूरी एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी वो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के स्टोर हो जाएगी। अभी फर्दर क्या होगा कि जब इंडक्टर फुली चार्ज है उसके पास एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर है, तो हम ये कहेंगे कि वो पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर को देगा और कैपेसिटर की पोलैरिटी वो चेंज हो गया, मतलब अभी कैपेसिटर का ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो टाइम है t इक्वल्स टू टी बाई फोर ये था और ये t इक्वल्स टू टी बाई टू हो गया। टी बाई फोर से टी बाई टू टाइम में अपन कह रहे कि कैपेसिटर फर्दर फुली चार्ज हुआ, और थर्ड केस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है फर्दर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ये जैसे इंडक्टर है, अभी कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो कैपेसिटर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अभी यहाँ से वापस वो इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, ये कैपेसिटर ने एनर्जी देना स्टार्ट किया, और कैपेसिटर अपन कह रहे कि अभी इंडक्टर फर्दर चार्ज हो गया और इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो गया, मतलब ये t इक्वल्स टू टी बाई टू से वापस t इक्वल्स टू थ्री टी बाई फोर ये एनर्जी दिया, और ये एनर्जी अपन कह रहे कि वापस अभी फोर्थ जो पॉइंट है जो इंडक्टर अभी फुली चार्ज हुआ है वो वापस अपनी एनर्जी को कैपेसिटर को देगा, और ये अपन कह रहे पॉजिटिव या नेगेटिव। जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, ये प्लस ये माइनस, मतलब इस टाइप से ये वापस पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, पूरी की पूरी एनर्जी इसको दे रहा है। और ये टाइम कितना होगा, t इक्वल्स टू थ्री टी बाई फोर से t इक्वल्स टू टी, मतलब इसमें अपन ये कहेंगे कि t टाइम के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, और ऑसिलेशन किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे जैसे अपन कह रहे कि कैपेसिटर है ये इंडक्टर है, और जब एक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर इंडक्टर से कनेक्ट होगा तो वो अपनी एनर्जी, ये जैसे पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, अपनी एनर्जी पहले इसको दिया, यहाँ से एनर्जी इसको लिया, और ये इस टाइप से अपन कह रहे कि इसके बीच में ऑसिलेट करेगी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में
इसीलिए इसको अपन LC ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब अपन कहेंगे कि LC ऑसिलेशन के अंदर कैपेसिटर की जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑसिलेट करती है। हालांकि ये एक सस्टेन ऑसिलेशन नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर या वायर कुछ न कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होगा ही। आइडियली हम कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ रेजिस्टेंस वायर का भी होगा, तो एनर्जी लॉस डेफिनेटली होगी। धीरे धीरे अपन कह रहे हैं कि ऑसिलेशन ये डैम्प होना स्टार्ट करेगा। बट हम अभी वहाँ पे डैम्पिंग कंडीशन को नहीं देखेंगे, हम केवल आइडियल कंडीशन को देखेंगे जहाँ पर ये इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता है। इसमें हमें पूछा जाता है कि जो चार्ज है उसका ऑसिलेशन किस टाइप से होगा। तो अगर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अपन देखें, ये जैसे कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, t=0 पर हमने इस स्विच को ऑन किया। सपोज किसी टाइम t पर इस पर चार्ज q है, ये -q हो जाएगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि करंट सर्किट में सपोज L फ्लो हो रहा है, तो इसमें अपन KVL अगर अप्लाई करें तो KVL में अपन कह सकते हैं Q/C प्लस L/di/dt, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि L/di, उसको अपन लिख सकते हैं dq/dt I को, तो d2q/dt² प्लस Q/C इक्वल्स टू 0 होगा। मीन्स ये हमें मिला d2q/dt² प्लस Q/LC इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्विवेलेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने देखा था d2y/dt² प्लस ω2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट चार्ज है, और इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC होगा। जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है चार्ज की वो 1/√LC होगा। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें मिला 1/2π√LC, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होगा। दूसरा, जैसे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, SHM इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है y=a sin ω t। उसी टाइप से अगर चार्ज की इक्वेशन अपन देखें तो चार्ज होगा Q0 और साइन ओमेगा टी, उसको अपन जनरलाइज देख लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन होता है a sin ओमेगा टी प्लस पाई के इक्वल होगा। मुझे चार्ज का इक्वेशन अगर फाइंड करना तो मैं इसका सिमिलर ये लिख सकता हूँ Q=Q0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हमें चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में, या इसको QM लिख लो, ये QM हमें पता नहीं है, अभी अपन फाइंड करेंगे। तो Q=QM साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अभी अपन को यहाँ पे ये गिवन है, जैसे केस वन में t=0 और t=0 है, उस केस में अपन कह रहे कि चार्ज Q=Q0 के इक्वल है। तो मैंने इसको लिख दिया, Q को Q0 लिख दिया, ये अपने पास QM है साइन और फाई के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, केस 2 में हम कह सकते हैं कि t=0, सर्किट में करंट 0 है, I=0 है, और I को क्या लिख सकते हैं, dq/dt। तो dq/dt इक्वल्स टू QM ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। ये करंट है, और उस करंट को अपने को किसके इक्वल रखना है, तो t=0 पर 0, तो ये 0 हो गया। ये QM ओमेगा कॉस फाई के इक्वल है। अभी कॉस फाई उसकी वैल्यू 0 है, तो कॉस फाई हमें 0 मिला, और कॉस फाई 0 इसका मतलब फाई इक्वल्स टू किसके इक्वल मिला, π/2 के इक्वल। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखे तो हमें क्या मिला, Q0 इक्वल्स टू सिंपल सॉरी Q इक्वल्स टू QM साइन π/2। Q0 इक्वल्स टू QM साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 0 हो गया, तो जो QM है मैक्सिमम चार्ज है वो Q0 के इक्वल होगा। ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो हमें चार्ज की इक्वेशन मिला Q=Q0 cos ओमेगा टी है। ये ऑसिलेटिंग चार्ज की इक्वेशन होगा, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड होगा।
Q equals to Q naught cos omega t.